आखिर कितना वक्त लगता था फैंटास्टिक फोर मूवीज के अंदर बेन ग्रिम के एक्टर को द थिंग बनने में, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर आखिर फैंटास्टिक फोर में हमें कौन सा रोल प्ले करते हुए दिखने वाले थे। कौन सा इम्पैक्ट डाला था डिज्नी की इनक्रेडिबल्स मूवी की इलास्टिक गर्ल ने फैंटास्टिक फोर की पहली मूवी के रीड रिचर्ड्स के ऊपर। क्यों नहीं आखिर चल पाया सिल्वर सर्फर का अमेरिकन सरकारी सिक्का। और फाइनली जानेंगे कि एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर का सिविल वॉर हमें देखने को क्यों नहीं मिला। ऐसी ही बहुत सारी बिहाइंड द सीन कहानियां हैं 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर बनी हुई ओरिजिनल फैंटास्टिक फोर डुओलॉजी मूवीज की, जो उतना कुछ खास अच्छा क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो नहीं दिखा पाई थी, बट बड़े पर्दे पर इस टीम को इन्हीं मूवीज ने पॉपुलराइज किया था। और आप में से बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट्स में इस टॉपिक को कई बार सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग एंड ऑसम द फैंटास्टिक फोर मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्पोरेट स्टूडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वैसे तो हमें यहाँ पर फैंटास्टिक फोर का ऑफिशियल सिनेमैटिक डेब्यू 2005 में देखने को मिला था, लेकिन इससे पहले भी एक अनऑफिशियल फैंटास्टिक फोर की मूवी रही है, जिसकी कहानी 1983 में शुरू होती है जर्मन प्रोड्यूसर बर्न्ड आइंस्टर से, जिन्होंने एक्चुअली उस जमाने में लॉस एंजलिस में स्टैनली से मुलाकात की थी और फैंटास्टिक फोर की मूवी बनाने की बात की थी। और इसी मुलाकात के 3 साल बाद उन्होंने फैंटास्टिक फोर की मूवी के राइट्स को अपनी कंपनी आइशनर कॉन्स्टेंटिन फिल्म के अंडर ले लिया, और इन राइट्स की कीमत उन्होंने उस जमाने में 2,50,000 दी थी। अब इन कैरेक्टर्स पर मूवी बनाने के लिए यहाँ पर वार्नर ब्रोस और कोलंबिया पिक्चर्स दोनों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, और दोनों ही कंपनीज इन कैरेक्टर्स पर मूवी नहीं बना पाई। और जैसा कि 31 दिसंबर 1992 को आइशनर के पास से फैंटास्टिक फोर के राइट्स एक्सपायर हो रहे थे, यहाँ पर जल्दबाजी में उन्होंने $5 मिलियन के अंदर अंदर एक मूवी बनाने का फैसला किया, जो बजट और कम हो के $1 मिलियन तक पहुंच गया। जहां पर इस मूवी के ट्रेलर को एक्चुअली थिएटर्स में रिलीज तो किया गया था, लेकिन ये इतना बेकार था कि इसे कभी रिलीज ही नहीं किया गया। फाइनली मार्वल ने बिहाइंड द सीन इस मूवी को कंपनसेट किया और 20th सेंचुरी फॉक्स को बेचा। वहीं पर 2005 की फैंटास्टिक फोर की इनिशियल डेवलपमेंट की बात करें तो इस मूवी के भी बिहाइंड द सीन एक बहुत बड़ी कहानी है, जहां पर शुरुआत में 1995 में एवी एराड और राफ विंटर के प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टर क्रिस कोलंबस इस मूवी को लिख रहे थे और डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो अपनी कहानी को लेकर आगे नहीं बढ़ पाए और उनकी जगह पर पीटर सीगल को हायर किया गया। बट 1997 तक उन्हें भी सैम वाइजमैन से रिप्लेस कर दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन राइटर सैम हैम को भी हायर किया गया, ताकि इस मूवी के प्रोडक्शन का बजट थोड़ा कम हो पाए। वहीं पर दूसरी ओर फाइनली साल 2001 में डायरेक्टर राजा गोस्नेल को हायर किया गया, लेकिन उन्होंने भी इस मूवी को अपनी एक स्कूबी डू की मूवी बनाने के लिए इस मूवी को छोड़ दिया। फाइनली उनकी जगह पर पेटन रीड को भी हायर किया गया था, जिन्होंने एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर द एंटमैन ट्रिलॉजी को बनाया है, लेकिन यहाँ पर फॉक्स के साथ कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते उन्होंने इस मूवी को छोड़ दिया। और फाइनली यहाँ पर उनकी जगह पर टिम स्टोरी को हायर किया गया, जिन्होंने इस मूवी को 2004 में बनाना शुरू किया। वहीं पर बात करें फैंटास्टिक फोर के इनिशियल कास्टिंग के बारे में, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एंटायर कास्ट बहुत ही अलग दिखने वाला था, जहाँ पर इनिशियली एलेक्स डेनिसॉफ को रीड रिचर्ड्स के रूप में लिया जा रहा था, वहीं पर चार्लिस थेरोन को सू रिचर्ड्स के लिए, इसके अलावा पॉल वॉकर को जॉन स्ट्रॉम के लिए चुना जा रहा था, वहीं पर जॉन सी राइली को बेन ग्रिम के लिए, और फाइनली विक्टर वॉन डूम के लिए यहाँ पर जूड लॉ को कंसिडर किया जा रहा था। और बिहाइंड द सीन कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसा भी दावा करती हैं कि यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था। माइकल चिकलिस, जिन्होंने एक्चुअली बेन ग्रिम यानी द थिंग का रोल इस मूवी के अंदर प्ले किया था, यहाँ पर वही इकलौते कास्ट मेंबर थे जिन्होंने एक्चुअली फैंटास्टिक फोर की कॉमिक्स को एक्सप्लोर किया था और बचपन से पढ़ा था। और एक्चुअली द थिंग को पहले इस मूवी के अंदर एक CGI कैरेक्टर की तरह दिखाना था, लेकिन उन्होंने एक्चुअली प्रोडक्शन से लड़ाई लड़ी और थिंग को यहाँ पर एक प्रैक्टिकल इफेक्ट के रूप में दिखाया गया, जिसके लिए यहाँ पर माइकल चिकलिस को एक्चुअली 60 पाउंड यानी ऑलमोस्ट 30 किलोग्राम का एक रॉक वाला सूट पहनना पड़ता था, जिसे मेकअप और प्रोस्थेटिक्स की मदद से बनाया जाता था। और यहाँ पर द थिंग के रूप में तैयार होने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे तक का भी वक्त लगता था, जिसके कारण उन्हें इतनी ज्यादा गर्मी हुआ करती थी कि कई बार सूट के छोटे छोटे हिस्सों को हटाकर उन्हें ठंडा पानी और हवा भी स्प्रे किया जाता था।
इओएन ग्रफवर्ड जिन्होंने एक्चुअली इस मूवी के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले किया था, वो एक्चुअली एक वेलिश एक्टर हैं, जिसके कारण यहाँ पर रीड रिचर्ड्स के इंग्लिश एक्सेंट को मेंटेन रखने के लिए वो बिहाइंड द सीन भी अमेरिकन इंग्लिश में ही बात किया करते थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब होती थी कि जब मूवी की डेवलपमेंट के दौरान पूरी की पूरी लाइंस को एक्चुअली चेंज किया जाता था, जिसके चलते उनकी अपनी एक्सेंट और अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट में उन्हें स्विच करना होता था। इस मूवी के बनाने के दौरान इस मूवी को एक बहुत ही टफ कंपटीशन मिला था एक्चुअली डिज्नी की बनाई हुई द इनक्रेडिबल्स मूवी से, और स्पेशली यहाँ पर रीड रिचर्ड्स के इलास्टिसिटी को बिहाइंड द सीन कंपेयर किया जा रहा था द इनक्रेडिबल्स मूवी के इलास्टिक गर्ल के इलास्टिसिटी से। एंड एक्चुअली यहाँ पर इनक्रेडिबल्स मूवी के अंदर इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था, जिसके कारण द इनक्रेडिबल्स मूवी के आने के बाद फैंटास्टिक फोर की मूवी के प्रोडक्शन में 20th सेंचुरी फॉक्स ने $20 मिलियन और ज्यादा खर्च किए इस कैरेक्टर के इलास्टिसिटी को दिखाने के लिए। वहीं पर इस मूवी के अंदर एक सीन आता है जहां पर सारे के सारे फैंटास्टिक फोर को एक्चुअली इस मूवी के अंदर सुपर हीरोज के रूप में एस्टैब्लिश किया जाता है, जहां पर स्पेसिफिकली ब्रुकलिन ब्रिज वाले एक्शन सीक्वेंस के लिए एक 200 फीट ऊंचा वैंकूवर कनाडा के एक पार्किंग लॉट में इसका एक सेट बनाया गया था, जहां पर सीजीआई की मदद से इसे मैनहट्टन की तरह दिखाया गया था। और अपेरेंटली इस मूवी के अंदर तकरीबन 900 विजुअल इफेक्ट शॉट्स थे। सेकंड मूवी की कहानी को स्क्रीन राइटर डॉन पेन ने एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स की द गैलेक्टिक्स ट्रिलॉजी पर मॉडल किया था, जो बेसिकली 1966 में फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 48 से लेकर 50 तक एक कॉमिक बुक आर्क था, जिसमें गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर को इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स के अल्टीमेट एक्सटेंशन की कहानी का भी काफी ज्यादा रेफरेंस लिया गया था। वैसे इस मूवी के दौरान गैलेक्टस के डिजाइन को एक्चुअली अंत तक फाइनल नहीं किया गया था, और इनिशियली प्लान किया गया था कि यहाँ पर लॉरेंस फिशबर्न एक्चुअली गैलेक्टस को अपनी आवाज देंगे, लेकिन यहाँ पर ये प्लान उतने अच्छे से नहीं बन पाया और यहाँ पर एक्चुअली गैलेक्टस को कॉस्मिक स्टॉर्म की तरह दिखाया गया। वैसे लॉरेंस फिशबर्न वैसे तो नहीं, लेकिन हाँ उन्हें यहाँ पर सिल्वर सर्फर के लिए जरूर हायर किया गया, जहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर एक्चुअली लुक और बॉडी की परफॉर्मेंस के लिए अमेरिकन परफॉर्मर डग जोन्स को हायर किया गया था। वहीं पर लॉरेंस फिशबर्न को सिल्वर सर्फर की वॉइस के लिए कास्ट किया गया था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि डग जोन्स को फाइनल मूवी के अंदर पता चला कि उनकी लाइन को एक्चुअली लॉरेंस फिशबर्न डब कर रहे हैं। सेकंड मूवी के अंदर एक्चुअली ओरिजिनली निक फ्यूरी को लिखा गया था, और यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली इस मूवी के अंदर शील्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हुई दिखती, लेकिन जैसा कि निक फ्यूरी के राइट्स मार्वल स्टूडियोज के पास थे, इस प्लान को यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर इस कैरेक्टर को जनरल हैजर से चेंज कर दिया गया। 20th सेंचुरी फॉक्स ने फैंटास्टिक फोर एंड द राइज ऑफ सिल्वर सर्फर को कुछ ज्यादा ही बेहतरीन तरीके से प्रमोट करने का प्लान बनाया था, जिसके कारण यहाँ पर यूएस की फ्रैंकलिन मिंट्स के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पर 20th सेंचुरी फॉक्स 40,000 यूएस क्वार्टर्स को सिल्वर सर्फर के कैरेक्टर के साथ एम्बेड करके रिलीज करना चाहता था, ताकि लोगों के बीच में इस मूवी का प्रमोशन और भी ज्यादा अच्छे से हो पाए। लेकिन यूएस मिंट ने इस आइडिया को ही कैंसिल कर दिया और इस कॉइन के बनाए हुए सारे के सारे अर्ली यूनिट्स को एक्चुअली इलीगल घोषित कर दिया। फैंटास्टिक फोर एंड द राइज ऑफ सिल्वर सर्फर के बाद हम एक स्पेसिफिक सिल्वर सर्फर की भी मूवी देखने को मिलने वाली थी, जहां पर 20th सेंचुरी फॉक्स ने जे माइकल स्ट्रेजिंस्की को इस मूवी को लिखने के लिए हायर किया था, जो बेसिकली एक सीक्वल तो होती ही साथ ही साथ वो सिल्वर सर्फर की ओरिजिन को भी फोकस पे रखती, लेकिन इवेंचुअली ये मूवी साल 2009 के आगे बढ़ ही नहीं पाई। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें फैंटास्टिक फोर 3 भी देखने को मिलने वाला था, जो मोस्ट प्रोबेबली सिल्वर सर्फर की मूवी के बाद दिखने वाला था। लेकिन जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर क्रिस एवंस ने कैप्टन अमेरिका का रोल सेलेक्ट कर लिया, ये मूवी कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई और ये फ्रेंचाइजी 2 मूवी के बाद ही एक्चुअली बंद हो गई। इसके अलावा हम मार्वल फैंस को एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मार्वल कॉमिक की सिविल वॉर कहानी को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में लाइव एक्शन में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन अगर सब कुछ सही रहता तो हमें ये सिविल वॉर एक अलग अंदाज में बहुत ही पहले देखने को मिल जाती, जहां पर एक्चुअली फॉक्स अपने अंदर आने वाले एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर का क्रॉसओवर एक सिविल वॉर कहानी पर बेस करके ही कराने वाला था। यहाँ पर इस कहानी को एक्चुअली एक्स-मैन फर्स्ट क्लास के राइटर्स जैक स्टैन्स,
और एशली एडवर्ड मिलर एक साथ मिलकर लिख रहे थे, जहाँ पर जब जॉनी स्टॉर्म एक्चुअली मॉलिक्यूल मैन पर अटैक करता तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा होता, जो बेसिकली एक ट्रिगर बनती सोकोविया एकॉर्ड जैसी, जहाँ पर उस समय फॉक्स के अंदर आने वाले डेडपूल और डेयरडेविल का भी कैमियो हमें यहाँ पर देखने को मिलता और मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी को पॉल ग्रीनग्रास डायरेक्ट करते। लेकिन 2011 में इसके होने के बजाय पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी को ही एक्समैन फर्स्ट क्लास के साथ रिबूट कर दिया गया। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, तो पहली मूवी को 87 से लेकर $100 मिलियन के बजट पर बनाया गया था और इस बजट पर इसने $333 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए थे, जिसमें 2005 में $56.1 मिलियन के साथ इसने सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड की थी। लेकिन वहीं पर सेकंड मूवी 120 से 130 मिलियन के बजट के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ $301 मिलियन ही कमा पाई, जहाँ पर इसने भी $58 मिलियन के साथ 2007 में एक बहुत बड़ी ओपनिंग तो की थी, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई। वहीं पर क्रिटिकली पहली मूवी को एक्चुअली सैटर्न अवार्ड्स के अंदर बेस्ट साइंस फिक्शन के लिए नॉमिनेट किया गया था स्टार वॉर्स एपिसोड 3 द रिवेंज ऑफ द सिथ के अगेंस्ट। साथ ही साथ इसे 2006 की MTV मूवी एंड टीवी अवार्ड्स में बेस्ट हीरो के लिए जेसिका एल्बा की कैरेक्टर को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन क्रिश्चियन बेल के बैटमैन से वो हार गयी। वहीं पर सेकंड मूवी को कोई खास अवार्ड्स या नॉमिनेशन नहीं मिल पाई। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द फैंटास्टिक 4 मूवीज फैक्ट्स। मैं जानता हूँ कि मैंने इस वीडियो के अंदर 2015 की रिबूट मूवी को इंक्लूड नहीं किया था और एक्चुअली मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं उस मूवी को इंक्लूड करूंगा तो मैं यहाँ पर उसे ज्यादा कवर नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट्स में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस फ्रेंचाइजी के बारे में और क्या क्या जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को उसके बीच जितना उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।